औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, मुल्की मामलात के ऊपर आज वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब थोड़े से जागते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने सबसे करीबी द ग्रेट फवाद चौधरी साहब की बात मानी और फौरन नोटिस लिया। और नोटिस लिया गया वसीम अकरम प्लस साहब की हुकूमत के हवाले से, यानी पंजाब हुकूमत के हवाले से। और फवाद चौधरी साहब ने अपनी हुकूमत की चार्जशीट तैयार करके पेश की है कि जनाब वाला, हमारी हुकूमत पंजाब में डिलीवर नहीं कर पा रही है। दूसरी बात ये कि आज टास्क दिया गया है जरा अपने लोगों को, और टास्क दिया गया है जरा करता धरता लोगों को कि एमक्यूएम को मनाया जाए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अगर वफाकी काबीना में नहीं आना चाहते तो उनकी जगह कौन जो है वो ख्वाहिशमंद है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए। इस पर दो अहम तरीन और करीबी रहनुमाओं को टास्क दिया गया है। उनमें सबसे पहले तो कमाओ पूत जनाब मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब शामिल हैं, जबकि दूसरे वजीर का नाम है जनाब मोहतरम परवेज खटक साहब। ये दोनों रहनुमा बहादुराबाद में जाकर हाजिरी देंगे और बाद अज़ां इस चीज का फैसला किया जाएगा कि एमक्यूएम दोबारा वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं। क्योंकि मेयर कराची साहब के जो मामलात हैं, उनके जो बयानात हैं, वो सिंध हुकूमत में शमूलियत के ऊपर झुकाव जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है ऐसा है मेयर कराची साहब भी मेयर बन के थक गए हैं, अब उनको भी वजारत चाहिए, लेकिन सूबाई सतह पर चाहिए, ज्यादा नहीं सोचते। दूसरी बात यह कि आज सईद गनी साहब के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है, लेकिन किसी सियासतदान, ऑपोजिशन रहनुमा या एंकर पर्सन की जानिब से नहीं, बल्कि पुलिस की जानिब से। और वाज़ेह तौर पर उसमें कहा गया है कि फरहान गनी साहब, जो कि सईद गनी साहब के भाई हैं, और सईद गनी साहब खुद भी जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं। और उस पर सईद गनी साहब ने कहा है कि हमने आईजी सिंध को हटाने की बात की है, इसलिए मामलात इस जानिब आ रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कबल इम्तियाज शेख साहब के ऊपर भी जराइम पेशा अफराद से रवाबित के ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी और वो सामने लाई गई। साथ ही साथ सईद गनी साहब के खिलाफ आज रिपोर्ट सामने आई है। इससे यह तासुर जा रहा है कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस आमने सामने दिखाई देते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कोई इदारा जो कि एक हुकूमत के मातहत हो, वो इदारा आंखें दिखा रहा हो हुकूमत को। और पुलिस स्टेट की बातें की जा रही हैं सिंध हुकूमत की जानिब से कि ये पुलिस स्टेट बना दी गई। दूसरी बात ये द ग्रेट फैसल वावडा साहब के हवाले से बात कर लें तो फैसल वावडा साहब की जो ओछी हरकत थी, मैं उसे ओछी हरकत ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम के अंदर जूता उठा के टेबल पर रख दिया और कहा कि इसे चाट के, इसे चूम के लोग वोट देते हैं और बाद अज़ां हमारे मौक़िफ़ की तायद करते हैं। तासुर ये दिया जा रहा है, अपोजिशन ने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया है कि तासुर इस किस्म का दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो एक आर्मी स्टेट है और आर्मी के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। इस पर बात करेंगे, कानूनी तकाजे कैसे हैं, सियासतदान क्या सोचते हैं, तज्जियाकारों की क्या राय है, यह जानना आज बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अरशद मसूद साहब। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फहद शफीक साहब, नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून सिंध के। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, किताबें तो लिखना उनका सबसे बड़ा मशगला कह लें तो गलत नहीं होगा, उबैद शाह साहब। बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। फहद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमत में आप लोग भी रहे हैं और आज अपोजिशन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, क्या हो रहा है मुल्की मामलात को लेकर? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर एमक्यूएम को मनाने की बात होगी ना तो वो सूदमंद साबित नहीं होगी। इमरान खान साहब कितना भी जोर लगा लें, एमक्यूएम वापस नहीं आने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, देखें शुरू से एमक्यूएम का, क्योंकि आप एक चीज़ देखें कि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन करीब करीब हैं, सही, तो एमक्यूएम ने अब इनसे मतलब वफाक से स्पेस लिया कि अब हम कराची में दोबारा से कराची वालों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अच्छा। पॉलिटिक्स करेंगे कि हम कराची के लिए बहुत दिल रखते हैं, बहुत गुर्दा रखते हैं और हम जान देने को तैयार हैं कराची के लिए। और आज आपके सामने है जिस पार्टी का मेयर 30-35 साल से जिस पार्टी का मेयर चलता आ रहा हो इस शहर में, और उसका क्या हाल है। लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, लोगों के पास सेवरेज प्रॉपर नहीं है, गैस नहीं है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, उससे महरूम है कराची वाला। दूसरी चीज़ कि मैं आज आपको एक और बात बताऊं कि अंदर खाने में आपको एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि गवर्नर सिंध चेंज होने वाला है बहुत जल्द।
सही। लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास भी आ चुकी है, गवर्नर सिंध बहुत जल्द चेंज होने वाले हैं। अच्छा, और ये पूरी कहानी का मैं पूरी अगर कहानी आपको कौन आने वाला है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, फरोग नसीम साहब का नाम फाइनल हुआ है गवर्नर सिंध के लिए। अच्छा, सही है, ये अभी आ जाएगा आपके सामने सबके। फरोग नसीम साहब जो है वो गवर्नर सिंध बनने वाले हैं, जो कि रिकमेंडेशन दी गई है वफाक की तरफ से। उस पे एमक्यूएम को इख्तलाफ है कि फरोग नसीम हमारा आदमी नहीं है, हम गवर्नर का नाम देंगे, जिसकी वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया है। अच्छा, असल में तो मसला ये है, आज आपने देखा फरोग नसीम का बयान क्या चल रहा था कि मुझे तो इमरान खान की ख्वाहिश थी वजीर कानून बनाना। तो सर ये तो मुतादिद मेरा अलग मामला है, और इमरान खान ने एमक्यूएम को 2 मिनिस्ट्रियां देने का वादा किया था। ये फरोग नसीम का बयान है। सही। और एमक्यूएम आके क्या कहती है, जो भी उनके लोग हैं, फैसल सब्जवारी ने एक प्रोग्राम में बोला कि हमारा फरोग नसीम से कोई वास्ता नहीं है, जबकि एक एंकर ने बोला कि भाई आपके टिकट पे तो वो सेनेटर बने, तो कैसे वास्ता नहीं है? तो क्या मसला है, क्या वजूहात हैं? और ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये अनकरीब आप सुनेंगे कि एमक्यूएम कहती है कि फरोग नसीम हमारा आदमी नहीं है, हम नाम देंगे गवर्नर का, जो सिंध का आप गवर्नर लगाएंगे उसका नाम हम देंगे। तो ये सारा सिनेरियो है। और बेवकूफ फरोग नसीम साहब के रूप में एक और इशरतुल इबाद आने वाले। एग्जैक्टली सेम एज वही, ताकि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा टफ टाइम दिया जाए। ये पूरी स्ट्रैटेजी बन रही है वफाक में बैठ के। अच्छा, ये भी जो एक दिखाया जा रहा है ना कि खालिद मकबूल ने इस्तीफा दिया और इनको मना लो, उनको फोन कर लो, कल वो आ रहे हैं अपना हेलीकॉप्टर और जहाज लेके, जी जी, और उसमें वो परवेज खटक को भी लेके आ रहे हैं साथ में, वो आके मनाएंगे। आप देखिएगा कल क्या होता है, कल एक नई कहानी निकल के आएगी जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। 9 नुकात के ऊपर साइन हुआ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम पाकिस्तान के, एमओयू साइन हुआ हुआ, बिल्कुल बकौल खालिद मकबूल सिद्दीकी। बिल्कुल ऐसा ही है। 9 नुकात, कायदे आजम के 14 नुकात के बाद बहादराबाद के 9 नुकात है सर, ठीक है ना। 9 नुकात में से कोई एक नुक्ता भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। ना इनके लापता कारकुनान वापस आए हैं, ना इनके दफातर खोले गए, ना कराची के लिए किसी पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। सर क्या लगता है सर, हुकूमत मनाने में कामयाब हो जाएगी या राना सनाउल्लाह साहब ठीक है? सर राना सनाउल्लाह साहब की बात, वो मेरी पार्टी के, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा। जी जी, मैं उनकी बात को छोड़ देते हैं अगर चलें, ठीक। मैं एक जर्नल बात करता हूँ, एक जर्नल बात करता हूँ, क्योंकि वो ऐसा जेस्टर आएगा ना कि वो मेरी पार्टी के, मैं उनकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, और आज ये मेरी बात लिख लें कि ये 5 साल इमरान खान के गुजर भी जाएंगे ना, तो भी ये जो कराची के लिए इन्होंने बजट अनाउंस किया है ना, ये नहीं मिलेगा। और एमक्यूएम इसी तरीके की हरकतें करती रहेगी। सिर्फ मिनिस्ट्रियाँ चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, कोई कराची के लिए काम नहीं करना चाहते। ये अभी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं ना आप। सही, क्या कर रहे हैं वो? वसाइल नहीं है आपके, लोकल गवर्नमेंट तो आपके पास है। बिल्कुल, आपका मेयर 4.5 साल बाद आके कहता है कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट कर रहा है वसीम अख्तर कि हमारी गलती है। अब गलती याद आ रही है जब बल्दियाती इलेक्शन दोबारा होने वाले, आपको पता है आपकी छुट्टी होने वाली है, जब भी आपको दोबारा याद आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ कराची की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, जो कि ये अब नहीं बना सकते। चले ठीक है, कानूनी पहलू देख लेते हैं। अरशद मसूद एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। अरशद भाई सर क्लियर कर दें, इस वक्त फरोग नसीम साहब के हवाले से बहुत सारे मामलात सामने आ रहे हैं कि वो एक ऐसी जमात का हिस्सा है जो कि हुकूमत से निकलने की अब कर रही है। अगर हुकूमत से निकल भी जाती है तो क्या एक ऐसी जमात का रहनुमा जो कि हुकूमत में मौजूद ही नहीं है और वो मिनिस्ट्री पे बैठा रहे, हो सकता है ऐसा? कानूनी तकाजे क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल आपने तज्जिया सही किया। और मैं तो आपके इंट्रो पे जब आपने बात की कि मैं सोचा था आप शायद स्किप कर जाएं, लेकिन आपने फैसल वाडा का जो बयान कर दिया, और इससे नज़र ये आ रहा है कि अपोजिशन तो एक साइड पे, सही, मतलब हुकूमत भी एक साबित कर रही है कि हम भी बूट वालों के साथ हैं। हुकूमत ने यानी कि वो ला के, अपोजिशन तो ज़ाहिर है कि मजबूर थी, उनकी जो भी मजबूरियाँ थी। लेकिन ये है कि अब मेयर साहब के बारे में तो मुझे ये पता चला है कि उनको इस कुछ अरसे बाद जो है ना, नैब ने उनका पूरा होमवर्क कर लिया था और अच्छा। उन पे हाथ डालने वाले थे। लेकिन चूंकि जब एमक्यूएम ने देखा कि हमारा मेयर ही आ जाएगा, क्यों ना हम ये एक नूरा कुश्ती कह लें या जो भी इसको कह दें, कि वो उन्होंने एक जो पहले करते रहें, सही, इससे कोई नई बात नहीं है।
चाहे वो नून लीग के साथ हो, चाहे पीपी के साथ हो, उन्होंने यही चीज़ें चलती हैं, कभी हम आए कभी चले गए। तो फरोग नसीम साहब जो है ना, उन्होंने अपने आप को बड़ा बैलेंस रखा है। सही। और उन्होंने उस वक्त भी जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का केस आया तो उन्होंने बहुत ही सफाई से अपने आप को मिनिस्ट्री से अलग किया और फिर दोबारा वापस आए। तो ये एक मुझे लग रहा है कि अब फरोग नसीम साहब जो है ना वो समझ गए हैं कि हुकूमत को हमें। लेकिन अरशद भाई क्या लगता है, मिनिस्टर से और एडवाइजर तक का सफर अब शुरू होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जो है ना कराची को वो देख रहे हैं कि कराची में कोई पार्टी भी इस वक्त कामयाब, आपने सैयद गनी साहब का कहा, इसी तरह जो है ना हालात जो है ना कराची के इसने ख़राब ना हो जाए कि अब उन्होंने चाहा कि क्यों ना कराची में हमें, जिस तरह सदर कराची से आया, इसी तरह वो चाह रहे हैं गवर्नर भी कराची को, पहले भी कराची का था, लेकिन ये चूंकि एक पार्टी से लोग चाहे वो मुतहदा कितना ही इनकार कर दे, लेकिन वो कोई भी पार्टी से जाता नहीं है, वो रहेगा, वो गवर्नर जो है ना उनका ही रहेगा। लेकिन चूंकि वो उन्होंने दुनिया को भी दिखाना है कि भाई हम तो इनसे हम इसको ओन नहीं करते, लेकिन रहेंगे वही। अच्छा चलें, ठीक है। उबैद शाह साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। उबैद भाई, सर क्लियर कर दें, कराची और सिंध की सियासत के हवाले से लोग समझते हैं और सियासतदान वाज़े तौर पर समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम को नहीं पता कि ताबूत में कितनी कीलें ठोकी जा चुकी हैं या मुर्गी कितने अंडों पे बैठी हुई है। लेकिन मामलात वहीं आ जाएंगे सर कि अगर सिंध की सियासत के हवाले से बात की जाए, सिंध में ऑपोजिशन हुकूमत मुत्तफिक नहीं है, एमकेएम पाकिस्तान एक विफाकी जमात नहीं है, सब लोग ये बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो विफाक में बैठे हुए हैं। सर क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या वाकई फरूख नसीम साहब की शक्ल में एक और इशरतुल इबाद आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। बात आप तारुफ जो आपने इब्तिदाई गुफ्तगू की थी उसमें बहुत सारे मौज़ूआत थे, लेकिन अब मूड सेट हो गया एमक्यूएम के हवाले से बिल्कुल प्रोग्राम का, तो मैं, और ये है भी इस वक्त सबसे अहम मौजू है गुफ्तगू। लेकिन मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम हुकूमत से अलग नहीं होगी, इमरान खान से या पीटीआई से वो अपना दामन नहीं छुड़ाएंगे। वजह ये वजूहात आप पहले जाएं इस पस मंज़र पे जो सूरत हाल पैदा हुई है। सही। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? एक बात तो भाई ने कहा कि फरूख नसीम को गवर्नर बनाए जाने का मामला था और इस पर एमक्यूएम में रिजेंटमेंट थी, वो नहीं चाहते थे कि फरूख नसीम गवर्नर बने। ये भी बात अपनी जगह ठीक है, ये बात घूम रही है, गर्दिश कर रही है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने की, अरशद साहब ने की कि मेयर को नैब के केस में कोई अरेस्ट किए जाने का इम्कान था, ये भी बात सही है। अंदरूनी हल्के जो एमक्यूएम में बाखबर हैं वो ये राय रखते हैं कि एमक्यूएम को बात शिकायत थी और एमक्यूएम इस बात पे महसूस कर रही थी कि बल्दियाती इलेक्शन करीब आ रहा है और शायद उनके कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी कारकर्दगी नहीं है, उनके मुतालबात मसाइल हल नहीं हो रहे और उन्हें पैसे भी नहीं मिले, फंड्स भी नहीं मिले और शायद वो उतना पीपल्स पार्टी उनसे एज ले जाएगी बल्दियाती इंतखाबात में और पीटीआई जो जगह बना नहीं पाएगी। अच्छा। तो वो ये ग्राउंड लूज कर जाएंगे। तो उन्होंने जहाँ वो बात करते हैं मुख्तलिफ मुख्तदर हल्कों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत से बात करें। अब एमक्यूएम को इसकी बड़ी तजुर्बा है, एमक्यूएम के जो लीडरशिप है उन्हें हुकूमतों से डील करने का, बाहर निकल आने का, एहतजाज करने का, इत्तेहाद तोड़ने का, मुतालबात रखने का, फिर नेगोशिएट करने का, एक लिस्ट बनाने का। मुझे याद पड़ती है एक बात, मैं आपको बताऊं, अली मोहम्मद मेहर साहब वज़ीर आला बने, जी सरदार अली मोहम्मद मेहर जी, तो गए बनने से 2003 दिन पहले लंदन गए कायदे तहरीक से मिलने। अच्छा। उस वक्त जाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान के कायदे तहरीक वही थे। तो वहाँ जब पहुँचे सलाम अलैकुम हुई तो उन्होंने बिठाया उनको और एक लंबी सी जेब से लिस्ट निकाली और कहा कि ये जी हमारे 47 मुतालबात है, यानी बाकायदा 1 2 3 करके। अच्छा। बाकायदा ऐसे तो अली मोहम्मद मेहर सरदार साहब ने अपने लोगों को बताया। मैं ये वाकया सुनूंगा, लेकिन मुझे एक अर्जेंटली एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उबैद शाह साहब ये वाकया सुना रहे हैं, मैं बिल्कुल तजस्सुस से सुनूंगा और एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उबैद शाह साहब दोबारा उड़ान भर लीजिए लंदन की। जी, तो वो मैं बता रहा था आपको कि सरदार अली मोहम्मद मेहर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, इंतकाल कर गए अभी थोड़े दिन पहले, अभी उनकी सीट पे इलेक्शन भी हुआ। तो वो बताते थे कि उन्होंने बताया अपने अहबाब को, हमने सुनी ये बात कि उनको एक लिस्ट दी गई जिसमें कोई 47-48 नुकात थे 1 by 1 करके कि फ़लाँ आदमी जो है वो पुलिस में ये पोस्ट होगा, फ़लाँ जगह पे बल्दिया का फ़लाँ अफसर ये लगेगा, ऐसे मुतालबात थे बाकायदा 1 2 3 करके। सही। तो उन्होंने ऐसे लिस्ट ली और कोर्ट की जेब में रख ली और कहा, तो उन्होंने कहा नहीं बैठे ना बात करते हैं ना, कौन से वाले, वो समझ रहे थे कि अभी बार्गेनिंग करेगी, ये मंजूर ये नामंजूर, तो अभी फाइनल हो जाएगा कि इसमें से 30 नुकात मान लिए गए, ये वाले छोड़ दिए गए। तो उन्होंने कहा मुझे सारे मंजूर है सर, छोड़े ना करके जेब में रख लिया। उन्होंने कहा बस जी हम इत्तेहादी हैं। तो एमक्यूएम के लोगों को, उनकी लीडरशिप को
इन मामलात का तजुर्बा है। बात यह है कि एमक्यूएम को जो इमीडिएट बात है वो यही है कि तीनों फैक्टर्स हैं और एमक्यूएम हुकूमत से अलग नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि एमक्यूएम हुकूमत से अलग होगी, ये यहीं रहेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एमक्यूएम हुकूमत में रहेगी या हुकूमत से अलग हो जाएगी या पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाएगी या क्या हो जाएगी। सवाल ये है कि कराची के लोगों को क्या डिलीवर होगा। एक और बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं। सही। सिंध हुकूमत का मिजाज ये है, उनकी तैयारी है कि वो बहुत सारे इख्तियारात कराची की बल्दियाती हुकूमत जो भी अब बनेगी उससे वो डेवलप कर देंगे, उससे हैंड ओवर कर देंगे। कराची का वाटर बोर्ड जो है मुकम्मल तौर पर बल्दियाती हुकूमत को देने का इरादा है। केडीए का कंट्रोल भी जो सिंध हुकूमत के पास है सर, वो भी इन उनका 4 सालों के अंदर क्या कबाहत थी पीपल्स पार्टी को इख्तियारात देने में? मिजाज फिनोमेना उनका एक देखे ना, माइंडसेट चेंज होते हुए एवोल्यूशन आती है, माइंडसेट चेंज होते होते टाइम लगता है। अब जो सेटअप बैठा है, जो सूबाई हुकूमत के मामलात जिन लोगों के हाथों में हैं, उनके जहन में यह है कि जी हम हर दफा गाली क्यों खाएं, हमारे से शिकवे क्यों किए जाएं, हम ही मौरूद इल्जाम क्यों ठहरे। चले ठीक है, 162 अरब रुपए का ऐलान वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से किया गया था और उन्हीं की जमात के रहनुमा अदील अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदील भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, कल भी 2 सीनियर तरीन रहनुमा आ रहे हैं बहादुराबाद में हाजिरी देने के लिए। 162 अरब का ऐलान आपने किया, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जब तक पीटीआई वाले अपना मेयर नहीं ले आते 162 रुपए भी नहीं देने उन्होंने कराची के अंदर। क्या लगता है सर, एमक्यूएम को मनाने में कामयाब हो जाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में व्यू पॉइंट शेयर करने का। एमक्यूएम जो है वो उनको मनाना मेरी तो समझ से बाहर है कि वो नाराज किस बात में, क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी डिमांड थी कि मेयर को जो है वो पैसे जाए, तो 1 अरब रुपया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने मेयर को एलोकेट किया है। अच्छा, इसके अलावा जो ये वफाकी हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, इसके अलावा वजारतें भी लेके बैठे हुए हैं, 2 वजारतें। और ये जो मसला है ये कुछ और है, जो पसे पर्दा जो चीजें हैं वो कुछ और मुझे लग रही हैं। ये मेरा अपना तजिया है इससे। लेकिन अदील भाई, मैं आपकी तस्दीक करता चलूं जनाबे वाला, आप कह रहे हैं 2 वजारतें हैं, एमक्यूएम वाले उसको 2 वजारतें मानते ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास 1 वजारत है, 1 वजारत आप लोग दबा के बैठे हुए हैं, तीसरी वजारत जो दी गई है वो एमक्यूएम के बंदे को उसकी काबिलियत पे दी गई है। मतलब तो नहीं है कि 2 वजारतें जो इनके पास हैं जी ये कहे कि नहीं 2 नहीं है 1 है, तो हम कहे कि नहीं 1 है। इस तरह इनको 2 वजारतें दी हुई हैं और ये तीसरी के चक्कर में, वजारत के चक्कर में जो है वो लगे रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, मसला कुछ और है। पसे पर्दा जो मुझे लग रहा है वो कुछ और चीजें हैं। इनके जो मेयर साहब हैं कराची के, वसीम अख्तर साहब, जी इन्होंने इतना लूटा है इस शहर कराची को कि उनके एक डायरेक्टर, एक महकमे के डायरेक्टर जो गिरफ्तार होते, तो उनके कब्जे से जो है वो अरबों रुपए की जो चीजें वो निकलती हैं, रिकवर होती हैं। और ये एक डायरेक्टर की कहानी नहीं है, और भी बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट के जो है मेयर साहब के बड़े राइट लेफ्ट लोग जो है वो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और ये मुझे लग रहा है कि ये शायद खौफजदा है कि वो जो लोग इनके खिलाफ करप्शन की दास्तानें लेके बैठे हुए, मुझे तो ये करप्शन का इस चीज का लग रहा है कि इनको इस चीज का डर है। लेकिन इनको डरना नहीं चाहिए, अगर ये इनके हाथ साफ हैं और करप्शन नहीं की तो फिर डर किस बात का है। सर जी, कराची के मसाइल हल करने के लिए आप लोग मेयर कराची के हाथ मजबूत नहीं कर रहे, अपनी इत्तेहादी और जमातों को वो रकम नहीं दे रहे जो कि ऐलान किया गया है। आप लोग अपने मुंतखब नुमाइंदे जो आपके हैं, एमएनएस एमपीएस मौजूद हैं, उनको भी फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा। सर जी, कराची के मसाइल को छोड़ के आपके एमएनए कराची ईद फेस्टिवल कराते फिर रहे हैं। सर, किस किस्म की क़यादत यहाँ पे आपने तैनात की हुई है? सर देखें, कराची के जो इश्यूज है ना, जो 162 अरब रुपए की बात की जाती है, वो सिर्फ 162 अरब नहीं है, उसके अलावा भी कराची के लिए बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है और होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत जो है वो करेगी। जहां तक एमएनएस के फंड्स का ताल्लुक है, तो एमएनएस के जो हमने अपने हलकों के हवाले से प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत को दिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर फेज में, टेंडर जैसे ही उनका वो बिड की जो डेट है वो क्लोज होती है और टेंडर होते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उस पर काम भी शुरू होगा और लोग देखेंगे कि कराची में वफाकी हुकूमत जो है वो सर जी, बड़े एमएनएस, बड़े नाम वाले लोग जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं आपकी क़यादत के।
आमिर मेयर को लियाकत जो साहब कहते हैं कि दोबारा इलेक्शंस हो जाने चाहिए, अगर मैं पीआईबी में अपनी पानी की लाइन तक नहीं डलवा सकता तो। मेयर के जो मेयर की आपने बात की, तो वफाकी हुकूमत ने मेयर के साथ भी किसी किस्म का जो ताउन है उससे कोई जो है पीछे नहीं हटे। 1 अरब का मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने फंड मांगा तो इनको 1 अरब का फंड जो है वो एलोकेट हुआ, इनके लिए मुख्तस हुआ है वो। इसके अलावा इस तरह से नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के एमएनए उनके हल्कों में काम हो रहा है। एमक्यूएम के एमएनए जो है उनके टेंडर पहले आए अखबारों में, बाद में पीटीआई के एमपीएस के आए। तो वफाकी हुकूमत जो है वो किसी किस्म की कोई इम्तियाजी सलूक नहीं कर रहा, और कराची को जो है वो सबसे पहले रखा जा रहा है। और जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत उसे करने में नाकाम हुई, अपना शेयर जो उसमें डालने में नाकाम हुई। वफाकी हुकूमत उसको भी टेकअप किया हुआ है, उसको भी कर रहे हैं। इसी तरह K4 पे भी डेलिब्रेशन चल रही है, जो 12 साल से इन्होंने बर्बाद किया मंसूबा, उसको भी वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह कंप्लीट करेगी। इसके अलावा जो नाजमाबाद का सिग्नल फ्री कॉरिडोर और ब्रिजेस का मामला है वो है। इसके अलावा उधर का जो रोड है बनारस साइड का मंगू पीर रोड, उसकी तामीर जो है वो वफाकी हुकूमत का वो कंप्लीशन के मराहल में। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाकी हुकूमत कर रही है। मेरे ख्याल से पहली दफा कोई वफाकी हुकूमत इतनी ज्यादा तवज्जो कराची पे दे रही है। लेकिन अगर फिर भी एमक्यूएम जो है वो नाराज है और वो है, तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे मसाइल कुछ और है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक बार फिर आऊंगा फहद शफीक साहब की जानिब। फहद भाई क्लियर कर दें, जनाबे वाला सड़कें गिनवा रहे थे अदील भाई मुझे कि यार हमने ये सड़क बना रहे हैं, हम लोग ये अंडरपास बना रहे हैं, इसके अलावा हम आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं। दूसरी बात ये एमक्यूएम का वो कह रहे हैं कि जी पसे पर्दा कुछ और ही मामला हैं, ना इनको वजारत चाहिए ना इनको कराची के मसाइल से कोई लेना देना है। क्या हो सकते हैं पसे पर्दा कुछ मामला? तो मैंने आपको बताया तो है, अदील ने बेचारे ने बोल तो दिया है जी, लेकिन अभी उनकी भी खिंचाई हो जाएगी इस बात पे। अच्छा, कि आपने कैसे बोला एमक्यूएम के बारे में? मना करते हैं ना इमरान खान साहब, अपने इत्तेहादी है ना उनके। अच्छा, अब उनको डर लग रहा है मेयर को, बकौल इनके कि मेयर को डर लग रहा है, तो मेयर को डरने की जरूरत नहीं है जब तक वो इमरान खान के साथ है। जो करप्ट तरीन आदमी इमरान खान के साथ है ना, तो उसके ऊपर कोई एहतसाब नहीं होगा। जैसे जुल्फी बुखारी का केस बंद कर दिया ना, बिल्कुल ऐसा ही है, और अपोजिशन के खिलाफ और केसेस खोल दिए। कहाँ गए वो सारे एहतसाब? अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं कर रहे? हम सिर्फ, आप लोग हमेशा ये बात बोलते हैं ना कि आप यही बोलते रहते हैं एहतसाब एहतसाब एहतसाब। मैं कहता हूं करें, हमारी पार्टी का भी हो उसका भी करें, अपनों में से भी तो देखें जिनको आप 2000 अभी इलेक्शन से पहले 2013 में, उससे पहले 2008 में दहशतगर्द कहते थे, डाकू कहते थे, रॉ का एजेंट कहते थे। आज उनको मनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी नुमाइंदे से मैं एहतसाब के ऊपर बात करूंगा ना, वो बोलेंगे नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों के ऊपर जो केसेस मौजूद हैं वो हमने तो नहीं बनाए ना, आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं ये केसेस, और आज आप लोग ऑपोजिशन में इत्तेहादी हैं। बॉस मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, जी जी, जुल्फी बुखारी का केस क्यों बंद किया गया है? जबकि नैब की जो रिपोर्ट है अगर आप वो पढ़ें तो नैब उसमें लिखता है कि जुल्फी बुखारी हमसे ताउन नहीं कर रहे, 6 दफा बुलाने पे 1 दफा पेश हुए हैं, चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे, और अदम सबूत की बुनियाद पर केस बंद कर दिया। अच्छा यार ये क्या, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को? बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तो अभी भाई बोल रहे थे कि इतने सारे काम हम करने वाले हैं, जी जी, आंखें तरस गई वो काम देखने को कराची वालों की। मैं कहता हूं काम ना करो, अपने एमपीएस एमएनएस को बोलो कि हफ्ते में 1 दिन हल्के में चले जाए, अवाम की सुन ले। आपने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा, आपने भी देखा होगा कि इनके एमएनएस एमपीएस जाते हैं तो लोग इनके पीछे लग जाते हैं। वो फैसल वाडा जो बूट लेके टेबल के ऊपर बैठ गया, वो अपने हल्के में नहीं जा सकता, ये आपको मैं बता रहा हूं। शहबाज शरीफ वहां से इलेक्शन लड़े, सही है, और अवाम उसके पीछे लगती है। वो इतनी बड़ी प्रोटोकॉल लेके जाता है, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर की जो प्रोटोकॉल होती होगी ना, उसमें फैसल वाडा अपने हल्के में जाता है। आप एक बात मुझे बताएं, जी जी, अगर फैसल वाडा की जगह कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा होता तो अभी तक मेरे हिसाब से नाअहल भी हो चुका होता, 5 साल के लिए उसको सजा भी हो चुकी होती, जेल के अंदर अडियाला में पड़ा हुआ होता वो। इनको क्या सजा दी गई है? और इनके साथ साथ उस काशिफ अब्बासी की क्या गलती थी जिसके ऊपर 20 दिन की पाबंदी लगा दी?
चलें ठीक है, इस पे क्या बात जेस्टर करें। देते हैं आप लोगों को यार? चले ठीक है, मैं कानूनी तकाजे पूछ लेता हूं। अरशद मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद भाई सर बताइएगा, अगर इस किस्म की हरकत हो रही है, मुसलसल हो रही है, दूसरी बात ये अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ लोग कहते हैं नहीं हो रहा है कि अगर ऑपोजिशन का कोई बंदा होगा नाअहल भी हो जाएगा, अडियाला भी भेज दिया जाएगा, सजा भी हो जाएगी, लेकिन अगर जुल्फी बुखारी ताउन नहीं करेंगे तो उनकी इंक्वायरी बंद कर दी जाएगी क्योंकि वो तो ताउन नहीं कर रहे। देखें, ये हुकूमत आई है तहरीक इंसाफ की, सही, और आप कह रहे हैं इंसाफ नहीं। बिल्कुल। यानी कि एक ऐसी पार्टी आई है जो इसके नाम था इंसाफ लगा हुआ है और इंसाफ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जब तक कराची कोई प्राइम मिनिस्टर जब तक कराची से नहीं आएगा, हालांकि इमरान खान साहब कराची से जीते हैं, गुलिस्तान जौहर से जीते हैं, और उसके बावजूद जो है ना वो जाहिर है कि वो थे तो कराची के नहीं, जब तक कि कोई कराची से नहीं आएगा पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे हम अरबों रुपए का टैक्स देते हैं और यहीं पे जो है ना आप ताजरों के साथ क्या हो रहा है। आप देखेंगे हमने 6% से अब 12-14% तक अब लेके जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ जाएगा? आप देखें गवर्नेंस नहीं, इंडस्ट्रीज कोई नहीं है हमारे पास, डेप्रिसिएशन हो गया, हमारे रुपये को देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ तो जो पार्टी भी आई है, पीपी से शुरू करें, उसने भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है कि जो दावे जो वादे सियासतदानों की जानिब से किए जाते हैं अगर वो डिलीवर ना किए जाएं तो उन पे आर्टिकल 62-63 लागू हो जाए? जी हाँ, देखें कानून तो ये है कि जुडिशल मार्शल लॉ आना चाहिए। अच्छा, और जुडिशल मार्शल लॉ आना चाहिए, बिल्कुल। उसको जिस तरह कोशिशें हो रही हैं कि अब देखें गुलजार साहब आए हैं, उन्होंने मुझे लग रहा है कुछ इनिशिएटिव लेंगे। कराची में जो इस वक्त बहुत सारे उन्होंने फैसले किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, अब वो आके जो इंक्रोचमेंट्स के मसले थे, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो अब ये है कि ये फौज तो ज़ाहिर हमारे पीछे है और वो जब तक नहीं होगी तो पाकिस्तान चलेगा नहीं। इसलिए कि हमारे पास इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि फौज से बगैर मैं कहता हूँ कि हर चीज़ जो है ना फौज के। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद डॉक्टर यासिर भी पाक सरजमीन पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि आज मुस्तफ़ा कमाल साहब की शहरी से टकरार भी हुई है और कुछ और मामला भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उबैद शाह साहब, 2081 अरब रुपया जो है वो रवा साल टैक्स की मद में जमा किया गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस वफाकी हुकूमत के लिए कराची के लिए एक ढेला नहीं निकल रहा। वजह क्या है सर? और सियासी मंजरनामे पे भी जरा सा तज्जिया चाहूंगा मैं। देखिए, मैं कराची जो है ना वो बड़ी अजीब सी बदनसीबी है कि कराची को कोई प्रायोरिटाइज नहीं करता। कराची का कोई वाली वारिस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और जो कराची से चाहिए सबको, कराची को लौटाने को कोई तैयार नहीं। और एमक्यूएम बिलाशुबा कराची की बड़ी अक्सरियत से नुमाइंदगी करती रही है, मगर डिलीवर तो उन्होंने भी नहीं किया। अगर एमक्यूएम का कोई आदमी यहाँ होता तो उस पर बड़ी हेल्दी डिबेट हो जाती। अच्छा, पीएसपी के एक साहब मौजूद हैं, शायद वो अपने कुछ स्कोर सेटल करेंगे, लेकिन डिलीवर तो एमक्यूएम ने भी कुछ नहीं किया। ईमानदारी की बात तो यही है, जब उन्हें इख्तियार मिला वो अपने जो नारे थे, इशूज़ थे, वो तो भूल गए हो। मैं आपको मुख्तसरन ये कहता हूँ, इस सिचुएशन में जो सूरत हाल पंप हुई है, एक बबल है, कुछ भी नहीं होगा। एमक्यूएम हुकूमत से अलग नहीं होगी। एमक्यूएम की कुछ मसाइल हैं, मामलात हैं, मुस्तकबिल का मंजरनामा है जिसके लिए उन्हें कुछ चाहिए, वो उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, लिपअप होती होगी, मेकअप होगा और ये मामला यहीं रहेगा। अच्छा, काफ लीग के जरूर मसाइल है पंजाब में, वो संजीदा है, सही, क्योंकि वो वहाँ इख्तिदार बाकायदा शेयर करते हैं, उनको अपनी कुछ डिलीवरेंस चाहिए और वो वहाँ मसाइल हैं, वो भी सेटल डाउन हो ही जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि चौधरी शुजात की और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात में 1-to-1 फेस टू फेस गिले शिकवे हो चुके हैं, जिनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान के धरने से था। और मौलाना फजलुर रहमान के धरने के दिनों में काफ लीग ने कुछ ट्रिकी रोल किया था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला, जिस पर शिकवे शिकायतें हो चुके हैं। सही, वो मामला संजीदा जरूर है, बाकी मामलात ऐसे ही हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको एक चंद बातें ऐसी करूंगा आपके नाजरीन के लिए जिनमें जो इमीडिएट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में एक आइडिया हो सके आपको, कि मेरी इतला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के साथ जो मामलात हुए जिनमें बड़ी खुश असलूबी से 5 बिल पास हो गए, कानून साजी हो गई, सर्विसेज हेड्स की भी कानून साजी हो गई, ये सिचुएशन अब ख़त्म हो गई है। अब ये जो मोहब्बत थी ये इसमें दरार पड़ गई है और अब नून लीग में एक नया ग्रुप बनने जाएगा। 2 से 3 वजीर फारिग होंगे मौजूदा वफाकी, जिनमें एक वो साहब भी हैं जिनकी आज आपने जिक्र किया इब्तिदाइये में, उन्होंने सिचुएशन चैलेंज की, अपनी हुकूमत पर चार्ज किया है। एक वो साहब भी हैं जो जूता रख कर बैठे थे, वो भी फारिग होने जा रहे हैं। 2 से 3 वजीर फारिग होने जा रहे हैं
और नून लीग में एक बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फिलहाल ना वापस आएंगे और ना मरियम और हमजा पाकिस्तान से जा पाएंगे। चले ठीक है, डॉक्टर यासिर रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज कहा है कि हुकूमत बिल्कुल ब्लैकमेल ना हो, क्योंकि MQM वाले जो हैं वो वजारतों के बगैर नहीं रह सकते और उनके खिलाफ पूरा होमवर्क हो चुका है, फाइलें रेडी हैं, ये हुकूमत से बाहर आएंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो खुद नैब के अंदर जो है वो पेशियां भुगतते फिर रहे हैं, एंटी करप्शन वाले उनकी जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, इस किस्म का बयान। अली, आज जो मुस्तफा भाई का स्टेटमेंट था उसको अगर आप देखें तो बेसिकली MQM इतनी कमजोर पिच पे इस टाइम खड़ी भी है कि MQM रिस्क ले ही नहीं सकती है वजारतों से इस्तीफे का। अगर उन्हें आवाम की फिक्र होती और अगर उन्हें कराची के मसाइल की फिक्र होती है, सबसे पहले वो अपने मेयर से इस्तीफा दिलवाते, वसीम अख्तर साहब से इस्तीफा दिलवाते, क्योंकि असल डिलीवरेंस तो वसीम अख्तर साहब ने करनी थी। और अगर उनको हुकूक नहीं मिल रहे थे मेयर कराची को, तो जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा दिया, उसी तरह सबसे पहले मेयर कराची को इस बात पे इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं कराची को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, कराची लावारिस हुआ हुआ है और मैं इस सीट के मजे नहीं ले सकता, मुझे मेरा हक नहीं दिया जा रहा है, कराची को उसका हक नहीं दिया जा रहा है, इस बुनियाद पे मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। और वो हड़ियाते पूरा कराची उनके साथ खड़ा हो जाता आगे। लेकिन ये जो इन लोगों ने गेम करा है यहाँ पे, ये MQM के अंदर की इंटरनल ड्रिफ्ट है, जो बेसिकली MQM के ग्रुप्स हैं। एक आमिर खान साहब का ग्रुप चल रहा है, तो आमिर खान साहब चाहते हैं कि फैसल सजवारी और अमीनुल हक को मिनिस्टर बनाया जाए और उनको एडवाइजर बनाया जाए। इस बुनियाद पर उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से इस्तीफा दिलवाया है। इसमें कोई कराची का और आवाम का और हुकूक का कोई मसला नहीं है। इन लोगों को पैसा चाहिए, इन लोगों को वजारतें चाहिए। ख्वाजा एजाज साहब का आज ही बयान मौजूद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारी फिक्र ना करें, MQM बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं है और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है, मन घड़त बातें की जा रही हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर का नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी है। ख्वाजा एजाज साहब का ये बयान आया सामने। MQM पाकिस्तान के उन्होंने बिल्कुल सही बोला, जो नाम उन्होंने बताया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, और उसी MQM का हिस्सा एक फारूक नसीम साहब भी है। अच्छा, तो आपके सामने है कि कन्वीनियर जो है MQM का वो तो इस्तीफा दे देता है और उनका एक सेनेटर विफाकी वजीर वो इस्तीफा नहीं देता। ये तो MQM का हाल है इस टाइम। ये पोजीशन है कि लीडरशिप का इस हद तक फुकदान हो चुका है कि उनके अपने वुज़रा नहीं इस्तीफा देने के लिए तैयार है, पार्टी लीडर ने इस्तीफा दे दिया और उनके अपने वुज़रा नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किस लेवल पे वो लोग कराची का मुकदमा लड़ेंगे? उन लोगों को अच्छी तरह पता है भाई, कराची के हुकूक की बात है, आपके सामने हुकूक PTI की गवर्नमेंट की डिलीवरेंस है, परफॉर्मेंस है। आटा 70 रुपए किलो हो गया है, 1400 रुपए का 20 किलो की बोरी आटे की मिल रही है, 200 रुपए किलो दाल मिल रही है। घी का जो आपका कनस्तर 2100 रुपए का था 16 लीटर का, आज वो 3200 रुपए पे चला गया है। अगर आपको इतनी आवाम की फिक्र थी तो आप कह रहे हो यार मैं वजारत से, एक आपकी वजारत खाली कन्वीनियर साहब उनके हटे, दूसरा वजीर उनका आज भी MQM का बैठा हुआ है। या तो आप इसको जस्टिफाई करो, आप बोलो जी फारूक नसीम साहब का कोई MQM से ताल्लुक नहीं है। ये क्या बात हुई? तितर बितर आपने बांटा हुआ है, एक तरफ वो वजारतों के मजे लूट रहे बैठ के, इधर आप लोग सियासत कर रहे हो। तो ये जो मुस्तफा भाई ने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है कि आमिर खान साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से इस्तीफा दिलवाया है ताकि अमीनुल हक साहब और उनको एक एडवाइजर चाहिए, उनको लाया जा सके। जो MQM की ग्रुप बंदियां हैं वो खुल के आवाम के सामने आ गई है, कराची वालों के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने है कि कन्वीनियर तो इस्तीफा दे देता है लेकिन उनका लॉ मिनिस्टर जो बैठा हुआ है वो इस्तीफा नहीं देके वहां से हटा। तो मेरे ख्याल है कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। अब वो अपनी वजाहतों में जो भी बोलते रहे, ख्वाजा एजाज साहब कुछ भी कर लें, तो आवाम के सामने खुल के MQM एक्सपोज हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी से डॉक्टर यासिर हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर आऊंगा फहद शफीक साहब की जानिब। फहद भाई, उबैद भाई ने आपकी जमात के हवाले से कुछ बातें की हैं कि ना शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं, ना मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब जो है वो उनके जानशीन साबित होंगे। क्या लगता है सर, वाकई कोई डेडलॉक बनने वाला है? नहीं, देखें, उबैद साहब ने जो अपनी प्रेडिक्शन दी है उनका अपना तजिया है, और बिकॉज ये पॉलिटिशियन तो है नहीं जो मैं इनसे इसके ऊपर आर्गू करूं। हर किसी का हक है, वो जो उनको समझ में आई वो उन्होंने बताया। सही सही, ऐसा नहीं है। मैं उसको क्लियर करता चलूं कि मियां नवाज शरीफ वो आदमी है जो भागने वाला नहीं है। जब उसको सज़ा सुनाई गई थी ना, तो वो पाकिस्तान आया था अपनी बेटी को लेके, जी जी, जेल में जाने के लिए। ठीक है, अभी उनकी तबीयत सही हो जाएगी,
मियाँ शहबाज शरीफ भी आएंगे, मियाँ नवाज इलाज शरीफ वैसे भी कहाँ चल रहा है उनका? लंदन में। अच्छा, लंदन में कैफे के अंदर? नहीं, कैफे यार, ये अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि कैफे के अंदर चल रहा है। एक बंदा जो चाय पीने नहीं जा सकता कैफे के अंदर, कोई बीमार आदमी, लाइक जब मियाँ नवाज शरीफ को आपने देखा होगा कि वो यहाँ से लंदन जा रहे थे तो वो खुद चल के जहाज के अंदर गए हैं। बिल्कुल सही जितने है। प्लेटलेट्स थे, उसके स्टेटर पे जब जाना वो चाहिए। हॉस्पिटल से घर जाती उम्रा जा रहे थे, जी। खुद चल के उसमें गए हैं। सही। गाड़ी में बैठे हैं। सही। तो वो चल के उसमें कैफे में भी जा सकते हैं, चाय पीने के लिए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन फवाद इसको शफीक कोई हम साहब, देखिए, मैं जस्टिफाई, आपको बताऊं, मैं एक बात छोटी सी कहता हूं, जितनी मीडिया वालों ने बताई है ना सर, हम नहीं बताई है सर, 8,000 रह गई, 7,000 रह गई, हम नहीं बताई है ना सर। इतने प्लेटलेट्स के ऊपर अगर आप मेडिकल रिपोर्ट्स को देख लें या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लेना सर, बंदा अपने पैरों पे नहीं जा चल सकता है। नहीं चल सकता। चल सकता है सर, मैं खुद इस बीमारी से गुजर सर, चुका चल हूं। सकता है। 15,000 यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं जी। यहाँ पे अभी जो डेंगू एक बुखार आया था उसमें प्लेटलेट्स गिरते थे। बिल्कुल सर। बहुत सारे ऐसे मरीज मेरे सामने के हैं जिनके 10-10 हजार 8-8 हजार प्लेटलेट्स रह गए थे, वो चल रहे हैं खुद पैदल। ये कोई फिनोमेना नहीं है कि नहीं चल सकता। जी। मियां नवाज शरीफ चल के गए, खुद ही वो कैफे में गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो इनकी जो अपना पंजाब की यास्मीन राशिद हैं, जी जी, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी ना। लेकिन आज की उनसे मेडिकल पूछे- रिपोर्ट आप देख लें, मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट्स का जायजा लिया है वो कह रहे हैं नाकाफी हैं। भाई नाकाफी है तो और हॉस्पिटल से आ जाएंगी रिपोर्ट्स, जो उनको काफी और करने के लिए चाहिए वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही।